हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस। आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, चाहे आप स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप प्रिपेयर कर रहे हैं सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, या फिर आप टेरिटोरियल आर्मी और एफकैट के लिए ही क्यों ना तैयारी कर रहे हो, ये मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस अगर आपने कवर कर लिया तो आई गारंटी कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बस आपको इस सिलेबस को डेडिकेटेडली फॉलो करना है और इसको एग्जाम से पहले 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना है। और इस तरह से आप मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम भवानी सिंह, graduated from Delhi University and I have worked for Balu Academy for 4 years। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए कुछ पेड कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं और अभी 2 बैचेस चल रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और फर्दर डिटेल्स के लिए आप वीडियो को यहीं पॉज करके इस स्लाइड के थ्रू जा सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई और इंक्वायरीज करनी है तो यहाँ पर दी हुई जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उनके थ्रू भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस के साथ। जब हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस की, तो देखिए ना तो ये बहुत ज़्यादा वास्ट है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा है। ये एवरेज सिलेबस है और आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो आपको गजेटेड ऑफिसर बनने का मौका दे रहा है, तो हर एग्जाम में यही सिलेबस को फॉलो किया जाना चाहिए। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे आपका सीडीएस, एनडीए, एफकैट, टेरिटोरियल आर्मी या फिर सीएपीएफ ही क्यों ना हो, हर जगह ये सिलेबस आपके काम आएगा। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इस सिलेबस को डेडिकेटेडली फॉलो करते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री को हम जनरली 2 फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। एक फेज है 1757 से लेकर, यानी ईयर 1757 से लेकर 1885 तक, और दूसरा फेज है 1885 से लेकर 1950 तक। तो ये तो हो गया हमारा फेज 1 और ये हमारा हो जाता है फेज 2। देखिए दोनों के दोनों फेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कौन से फेज से आते हैं, तो मैं कहूंगा कि भाई फेज 2 जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फेज 2 को समझने के लिए आपको फेज 1 को समझना ज्यादा जरूरी है। फेज 1 को समझे बिना फेज 2 के साथ आप इवेंट्स को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, 1757 से 1950 तक आपको कवर करना है। पर कई बार क्या होता है कि यूपीएससी अपने एग्जाम्स में 1757 से पहले के भी कुछ जो इवेंट्स हैं उनको भी मॉडर्न हिस्ट्री में इंक्लूड कर देता है। तो कई बार ऐसा देखने को मिला है कि मॉडर्न हिस्ट्री शुरू तो 1757 से हो रही है और खत्म 1950 पर हो रही है, पर कई बार एग्जाम्स में देखा जाता है कि क्वेश्चंस जो हैं वो 1600 से 1757 के बीच में भी पूछ लिए जाते हैं। तो उसको भी कई बार हम मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो इसीलिए जो ये सिलेबस तैयार किया गया है वो शुरू होता है हमारा अराउंड 1600 से, और उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम आखिरी में पहुंचेंगे 1950 तक और वहां पर हमारा सिलेबस खत्म होगा। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ आपके सामने आया हूं जहां से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप बिल्कुल भी चांस नहीं ले सकते इन टॉपिक्स के साथ। आपको एक एक चीज जो इस वीडियो में देखने को मिलेगी उसको कवर करना होगा अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में डिसेंट स्कोर चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सिलेबस आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए सबसे पहला टॉपिक है द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। बेसिकली इंडिया में ट्रेड करने के पर्पज से कई सारी यूरोपियन कंपनीज आई हैं और ये शुरू होती हैं 1505 के आसपास से। जैसे सबसे पहले पोर्चुगीज आए, फिर डच, ब्रिटिश, डेन्स और फ्रेंच। डेन्स बेसिकली डेनमार्क से आए थे,
ये जो 5 आपको यूरोपियंस दिख रहे हैं, इन्हीं की ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया में ट्रेड करने पहुंचती हैं और इंडिया को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती हैं। और जिनमें से ब्रिटिशर्स ने तो हमें इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, रिलीजियसली हर तरह से इन्होंने एक्सप्लॉइट करते हुए हमारे ऊपर रूल भी किया है। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में बेसिकली इन डिफरेंट ट्रेडिंग कंपनीज के आने से लेकर उन्होंने इंडिया में क्या क्या एक्टिविटीज की हैं, किस किस तरह से उन्होंने हमें इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया है, वो सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। दूसरा टॉपिक आ जाता है हमारे पास कार्नेटिक वॉर्स। देखिए, कार्नेटिक वॉर्स का मतलब है कि अगर ये हमारे पास पेनिनसुलर इंडिया है, तो पेनिनसुलर इंडिया में जो ये आज का आंध्र प्रदेश, आज का तमिलनाडु का जो ये इलाका है, इसे उस टाइम में, इसे उस जमाने में कार्नेटिक रीजन के नाम से जाना जाता था। तो यहां ब्रिटिशर्स और फ्रेंच लोगों के बीच में, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो भी वॉर्स हुए हैं, उन्हें हम बोलते हैं कार्नेटिक वॉर्स। तो बेसिकली ये 3 वॉर्स हुए हैं, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेकंड कार्नेटिक वॉर एंड थर्ड कार्नेटिक वॉर, अलग अलग टाइम पीरियड पर। तो इन्हीं वॉर्स की चर्चा की जा रही है कार्नेटिक वॉर्स में। तो आप इन वॉर्स में क्या क्या चीजें हुई हैं, कौन कौन सी ट्रीटीज साइन हुई हैं, उनको स्किप नहीं कर सकते। इस तरह से कार्नेटिक वॉर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं हमारे थर्ड टॉपिक की, जो है द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। तो बेसिकली उस टाइम पर अपना मुगल एरा चल रहा था और एक प्रोविंशियल किंगडम था बंगाल। तो बंगाल में ब्रिटिशर्स किस तरह से टेरिटरीज को कैप्चर करते हैं, अपने ट्रेड को एक्सपैंड करते हैं, और इस दौरान उन्हें कौन कौन से बैटल्स, कौन कौन से इंसिडेंट्स का सामना करना पड़ता है, वो सारी चीजें आपको द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल में पढ़ने को मिलेंगी। जैसे ब्लैक होल इंसिडेंट, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद एंड डुअल सिस्टम और डायर की। ये सारे के सारे इवेंट्स आपको इस टॉपिक में देखने को मिलेंगे, और ये एक भी ऐसा इवेंट नहीं है जिसको आप स्किप कर सकें। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं बात करता हूं गवर्नर जनरल्स की। तो देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक इंडिया पर रूल कर रही थी, यानी 1858 तक कंपनी ने रूल किया। कंपनी ने जो डायरेक्ट रूल है वो अज्यूम किया था 1774 में। एक एक्ट था 1773 का, रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद से कंपनी ने डायरेक्ट रूल अज्यूम कर लिया। सबसे पहले उन्होंने बंगाल से शुरू किया और धीरे 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 वो हिंदुस्तान की जो बाकी की टेरिटरीज थी उनको कैप्चर करते चले गए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है, इट स्टार्टेड इन 1774 और ये रहा 1858 तक, जब तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 नहीं आ गया। तो करीबन इन 80 से 90 सालों में, 80 to 90 ईयर्स के बीच में, जो भी कंपनी का हेड रहा हिंदुस्तान में, उसको एक पोस्ट दी गई, उसको एक टैग दिया गया जिसे हम बोलते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इनिशियली ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहे जाते थे, फिर 1833 के बाद से इन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा, और यही बाद में जाके अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आने के बाद वायसरॉयज ऑफ इंडिया हो गए। तो गवर्नर जनरल्स में बेसिकली आपको कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स और उन्होंने हिंदुस्तान में रहकर कौन कौन से काम किए, कौन कौन से इवेंट से वो एसोसिएटेड थे, या उनका क्या रोल रहा हिंदुस्तान में, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी होती है। तो हर गवर्नर जनरल के बारे में या वॉइसरॉय के बारे में आपको कुछ 2 से 3 पॉइंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से या तो इंडिविजुअल कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा या फिर मैच करने को आपको दे दिए जाएंगे। यानी एक तरफ गवर्नर जनरल्स के नेम्स और दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड वो इवेंट्स जो उन्होंने किए हैं या उनसे एसोसिएटेड है, तो वो मैच करने को कई बार आ जाता है। तो इस तरह से हमारा द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, कार्नेटिक वॉर्स, द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल एंड द गवर्नर जनरल्स, ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि वही गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, पीछे गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल थे। फिर जब आप ये पढ़ लेंगे, इन सारे गवर्नर जनरल्स को जब आप पढ़ लेंगे 2-2, 3-3 पॉइंट्स के साथ, तब आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का आएगा, जिसे हम बोलते हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857। द रिवोल्ट ऑफ 1857, कई बार इसे द ग्रेट इंडियन रेबेलियन कहा जाता है और कई बार इसे सिर्फ
सिपॉयज म्यूटिनी कहा जाता है। देखिए, हम इंडियंस हैं तो हम इस इवेंट को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई भी करते हैं, क्योंकि हमारे लिए शायद ये मॉडर्न इंडिया में पहला रिवोल्ट था जो हमने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए किया था। तो इसे कई बार द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। तो द रिवोल्ट ऑफ 1857 को आप द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कह सकते हैं, द ग्रेट इंडियन रेबेलियन भी कह सकते हैं। और ब्रिटिशर्स जो हैं वो इस पूरे के पूरे इवेंट को, इस पूरे के पूरे रिवोल्ट को बहुत ग्लोरीफाई नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी हमारी, उसमें उन्होंने इसको सिर्फ और सिर्फ सिपॉयज म्यूटिनी कहा है, यानी सिपाहियों के द्वारा किया गया एक छोटा सा विद्रोह कहा है। तो वो ग्लोरीफाई नहीं करते, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो हम इसे रिवोल्ट ऑफ 1857 कहते हैं। और जब रिवोल्ट ऑफ 1857 आप पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले तो आपको पढ़ना होता है कि भाई कौन कौन से बेसिक कॉजेस थे जिसकी वजह से रिवोल्ट हुआ, यानी ब्रिटिशर्स ने हमें किस तरह से एक्सप्लॉइट किया। उन्होंने हमें पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, उन्होंने हमें सोशली, रिलीजियसली एक्सप्लॉइट किया, और साथ ही साथ दे एक्सप्लॉइटेड अस मिलिटरीली। तो हमें बेसिक और इमीडिएट कॉजेज ऑफ रिवोल्ट पढ़ने होते हैं। फिर रिवोल्ट कैसे शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ, वो हमें देखना होता है। फिर हमें देखना होता है कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जो इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे इंडिया की तरफ से, और वो कहां कहां से रिवोल्ट को चला रहे थे। साथ ही साथ हमें देखना होता है कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट को सप्रेस किया, और हमारे जो लीडर्स जो हमें लीड कर रहे थे रिवोल्ट में, उनके साथ क्या। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जब हम रिवोल्ट को हार गए, जब ये हमारा रिवोल्ट फेल हो गया, तो उसके रीजंस क्या रहे, क्या कारण थे कि हमारा रिवोल्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वो चीजें हमें देखनी होती हैं। और साथ ही साथ जब रिवोल्ट खत्म हो गया तो आने वाले हिंदुस्तान पर उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, तो ये रिवोल्ट ऑफ 1857 में आपको पढ़ना होता है। यहां से कई बार हिस्ट्री में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं। रिवोल्ट के बारे में कुछ 2-3 स्टेटमेंट्स दे दिए जाएंगे आपको, और फिर उनमें से आपको पहचानना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक आता है सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग्स। देखिए, ये 19th सेंचुरी की ही बात है, यानी रिवोल्ट के आसपास का ही ये टाइम है सारा का सारा, जब हमारे यहाँ कुछ सोशल और कल्चरल मूवमेंट्स या फिर ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हो रही थी। हमारे यहाँ सोशल रिफॉर्म्स हो रहे थे। हमारी सोसाइटी को एक नया डायरेक्शन दिया जा रहा था कि उन्हें अपनी पुरानी रीतियों को या कुरीतियों को, रीति रिवाजों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। तो इसी तरह के कुछ हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस या मिशंस या मूवमेंट्स थे। जैसे आपने सुना होगा ब्रह्म समाज अपने राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, आपने फिर आर्य समाज जिसमें दयानंद सरस्वती द्वारा कुछ सोशल रिफॉर्म्स किए गए, और इस तरह से हम बाकी के इन सारे के सारे अपराइजिंग्स को पढ़ते हैं। तो जब भी आप ये मूवमेंट्स, ये अपराइजिंग्स देखोगे या पढ़ोगे, तो आपको 3 चीजों पर फोकस करना है कि वो कोई भी समाज या जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या मूवमेंट किसने शुरू किया। तो बेसिकली उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस मूवमेंट के फाउंडर का नाम आपको पता होना चाहिए। दूसरा, वो मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ है, किस जगह से शुरू हुआ है, तो वो प्लेस आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ वो मूवमेंट, वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए वो सारी चीजें हो रही हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं 3 चीजों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। वो आपसे ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर का नाम पूछ सकते हैं, वो आपसे वो प्लेस पूछ सकते हैं जहां से वो चीज शुरू हुई है, और वो आपसे पूछ सकते हैं कि उस मूवमेंट, उस मिशन, उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये आपको यहाँ पे कवर करना। चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर आपको यही पिछली स्लाइड के कुछ मूवमेंट्स, मिशंस और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको देखने होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया आपको किस तरीके से कवर करना है, आप उसको उसी तरह से कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट ट्राइबल एंड पीजेंट अपराइजिंग्स ऑफ 19th एंड 20th सेंचुरी। अब ऐसा नहीं है कि सोशल रिफॉर्म्स हो रहे थे और एक ही रिवोल्ट हुआ 1857 का, ऐसा कुछ नहीं। छोटे छोटे कई सारे ट्राइबल अपराइजिंग्स हुई हैं। साथ ही साथ हमारे किसानों ने भी कई सारे मूवमेंट्स, कई सारे रिवोल्ट्स और सत्याग्रह वगैरह किए हैं। तो यहां पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइबल अपराइजिंग्स की लिस्ट यहां पे तैयार की है, और ये काफी सिलेक्टिव है। मैंने सारे के सारे तो यहां पे शामिल भी नहीं किए।
तो ये लिमिटेड है। और आपको इन अपराइजिंग्स में, चाहे वो ट्राइबल अपराइजिंग हो, चाहे पीजेंट्स किसानों के द्वारा किए गए विद्रोह हो, आपको इनके बारे में भी बस इतना ही जानना है कि कौन सा मूवमेंट किसने किया, ठीक है, मूवमेंट किसने किया, मूवमेंट कहाँ शुरू हुआ, और मूवमेंट होने का या सत्याग्रह होने का रीजन क्या था, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप ट्राइबल और पीजेंट अपराइजिंग्स को भी अच्छे से कवर कर सकते हैं। फिर हमारे पास हमारा सेकंड फेज आता है। देखिए, अब तक जो हम पढ़ रहे थे दैट वाज आवर फर्स्ट फेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। अब हमारे पास है सेकंड फेज, और सेकंड फेज में आप देखेंगे कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1885 और ये जाता है 1950 तक। तो आप 1885 से लेकर 1950 तक के आप किसी एक इवेंट को भी मिस नहीं करेंगे, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है मॉडर्न हिस्ट्री का। मैंने जैसे आपको बताया अभी कि मॉडर्न हिस्ट्री में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। तो जैसे कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन, हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को ये क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टैब्लिश किया था। हालांकि उसमें कुछ इंडियंस का भी रोल था, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पढ़नी होती है कि वो कौन कौन इंडियंस थे जिन्होंने A.O. ह्यूम के साथ मिलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टैब्लिश किया। अगला जो हमारा ईयर है वो है 1885 से लेके 1905। तो बेसिकली एक टाइम पीरियड है जिसे हम बोल रहे हैं द मॉडरेट फेज, यानी मॉडर्न हिस्ट्री के सेकंड फेज में भी देयर वाज अ फेज नेमली द मॉडरेट फेज। बेसिकली 1885 से 1905 के बीच में जितने भी लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, उन्हीं का दबदबा था, और किस तरह की उनकी मेंटालिटी थी, किस तरह की फिलॉसफी को, आइडियोलॉजी को वो फॉलो करते थे अपने डिमांड्स को पूरा करवाने के लिए, उसी की वजह से इस फेज को बोला गया मॉडरेट फेज। फिर इनके बाद एक नया फेज शुरू होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसे बोलते हैं 1905 से 1919 के बीच में एक्सट्रीमिज्म का फेज। यानी यहां पर जो चीजें हैं वो थोड़ी सी बदली। यहां पे आईएनसी के अंदर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर, कुछ ऐसे लोग शामिल होने लगे जो मॉडरेट लोगों से बिल्कुल डिफरेंट थे, उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट थी, वो ऑपोजिट सोचते थे। जैसे मॉडरेट्स का मानना होता था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सारी चीजों को मनवाना है, अंग्रेजों से हिंदुस्तान की सारी डिमांड्स को कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से मनवाना है। पर एक्सट्रीमिज्म को फॉलो करने वाले लोग कहते थे कि नहीं, जो ये ब्रिटिशर्स हैं ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे, तो इनसे अगर आप कुछ मांगोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, आपको इनसे अपना हक छीनना होगा। ये एक्सट्रीमिज्म का मानना था। फिर 1905 में आप देखते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है। बंगाल प्रोविंस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल, और इसी के रिजल्ट में एक नया मूवमेंट शुरू हो जाता है देश में, स्वदेशी मूवमेंट। फिर हमारे पास 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के पैरेलल एक नई पार्टी खड़ी हो जाती है जिसे बोला जाता है मुस्लिम लीग। मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आपने सुना होगा। आने वाले टाइम में, यानी 1906 अभी फिलहाल चल रहा है, आने वाले टाइम में मोहम्मद अली जिन्ना इसी मुस्लिम लीग के लीडर बनते हैं। फिर हमारे पास एक दूसरा इवेंट है 1907 का सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट में सूरत स्प्लिट नहीं हो रहा है, गुजरात का शहर है सूरत, यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन होता है जहां पर कांग्रेस दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक हिस्सा है मॉडरेट्स का, जहां पर वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अंग्रेजों के सामने अपनी डिमांड्स को रखना चाहते हैं। एक पार्ट है हमारे एक्सट्रीमिस्ट्स का, जो अपनी डिमांड्स को अपने हक के साथ रखना चाहते हैं, और अगर अंग्रेज ना दे तो उनको छीनना भी जानते हैं। इस तरह से सूरत स्प्लिट में बेसिकली कांग्रेस के दो हिस्से हो जाते हैं, और इन्हें हम बोलते हैं मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। फिर हमारे पास 1908 में एक इवेंट आता है जिसे बोलते हैं द अमृतसर सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग भी आईएनसी की तरह एनुअल सेशंस कंडक्ट करती थी, तो इनका भी एक सेशन है अमृतसर में, जहां पर दे स्टार्टेड डिमांडिंग दी सेपरेट इलेक्टोरेट्स। बेसिकली इलेक्शंस लड़ने के लिए कुछ सीट्स को रिजर्व करने की बात की जा रही थी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। फिर 1909 में बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्ट आता है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। दोनों का मतलब एक ही है, चाहे आप इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 कहें, चाहे आप मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहें। तो बेसिकली ये एक एक्ट है जहां पर मुस्लिम लीग को या मुस्लिम कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट्स देने के लिए ये एक्ट लाया गया था, और
कुछ और भी 3-4 प्रोविजंस थे जिनको हम जब सिलेबस को कवर कर रहे होते हैं या हम जब अपने कोर्सेज को चलाते हैं तो आपको बताते हैं कि किस तरह से इंडियन काउंसिल्स एक्ट या पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स में कुछ प्रोविजंस किए गए थे। फिर एक दूसरा इवेंट है 1911 में दिल्ली दरबार। तो बेसिकली द किंग ऑफ इंग्लैंड नेमली जॉर्ज फिफ्थ केम टू इंडिया विद हर क्वीन मैरी, और जब वो आते हैं तो उनका दिल्ली में एक दरबार लगा के स्वागत किया जाता है जहां पर वो 2 डिसीजंस लेते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं इंडिया के फेवर में। और उसके बाद हमारे पास अगला इवेंट है 1913। तो ये एक पार्टी है, एक रेवोल्यूशनरी पार्टी थी, बेसिकली गदर पार्टी जो आपने नाम सुना भी होगा। और कनाडा और यूएसए में जो हमारे इंडियंस रहा करते थे उन्होंने ये पार्टी बनाई थी, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान इंडिया को एक तरह से ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस दिलवाने के लिए गदर पार्टी काम कर रही थी। 1914 में हम देखते हैं कि एक इंसिडेंट होता है जिसे बोलते हैं कोमागाटा मारू इंसिडेंट। तो बेसिकली कुछ इंडियंस को एक शिप पर मार दिया जाता है कोलकाता के आसपास, और इसकी एक अपनी पूरी कहानी है जिसको हम तो सिलेबस कवर करने के दौरान पढ़ते हैं, तो वहां पर इसको कवर किया जाता है। तो 1914 का कोमागाटा मारू इंसिडेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1914 के बाद आप देखते हैं कि जो हमारा सेकंड फेज चल रहा है इसमें एक चेंज आता है। 1914 के बाद जो ये 1915 है यहां से स्टार्ट हो जाता है गांधीयन एरा। तो बेसिकली आप गांधी एरा भी बोल सकते हैं इसे। और 1915 में हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से आते हैं इंडिया। 9 जनवरी 1915 को वो इंडिया लौटते हैं, और आज आप जानते हैं कि 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। हर दूसरे साल प्रवासी भारतीय दिवस यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन एनआरआई डे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो कैसे गांधी जी हिंदुस्तान आए और किस तरह से उन्होंने हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें अपने पैर जमाए और किस तरह से उन्होंने हमें आज़ादी के करीब ले जाने का काम किया, वो 1915 से शुरू हो जाता है। 1916 में 2 इवेंट्स हैं, होम रूल लीग मूवमेंट और लखनऊ सेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जहां से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। 1917 के अगस्त डिक्लेरेशन और चंपारण सत्याग्रह को कौन नहीं जानता। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था इंडिगो को लेकर। ये एक सत्याग्रह था जो बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ था। उसके बाद 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह जैसे इवेंट्स को भी गांधी जी की लीडरशिप में हम पढ़ते हैं। 1919 काफी इंपॉर्टेंट ईयर हो जाता है हमारे लिए क्योंकि यहाँ पे 4 इवेंट्स हैं बेसिकली। जैसे आप देखते हैं पहला रोलेट एक्ट, जहाँ पे बिना किसी कोर्ट ट्रायल के हमारे जो इंडियंस थे उनको जेल में डालने का काम करते थे ब्रिटिशर्स। साथ ही साथ हमारे यहाँ एक बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट हो जाता है जिसे हम बोलते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर, जहाँ पर 1000+ इनोसेंट इंडियंस को कुछ 10 से 15 मिनट के अंदर ही मार दिया जाता है ब्रिगेडियर जनरल रेगिनॉल्ड डायर के द्वारा। तो ये इवेंट हम यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद हमारे पास है खिलाफत मूवमेंट, अली ब्रदर्स ने शुरू किया था। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, इन्होंने ये मूवमेंट शुरू किया था। तो खिलाफत मूवमेंट क्यों होता है, किस तरह से ये आगे बढ़ता है, गांधी जी का रोल क्या था, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। 1919 में एक इवेंट और है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है। जैसे इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 था, वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ 7 to 8 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जिनको हम हमारे कोर्स के दौरान कवर करते हैं, और आप भी कहीं से भी इनको पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। आप सबको पता है इंडिया आने के बाद गांधी जी ने अगर कोई मास मूवमेंट शुरू किया था तो दैट वाज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और ये मूवमेंट ऐसा मूवमेंट है कि अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो शायद हम 1 से 2 साल के अंदर आजाद भी हो सकते थे। इस तरह का मानना था हमारे गांधी जी का जब ये मूवमेंट उन्होंने चलाया। इसके बाद 1922 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है चौरी चौरा इंसिडेंट या चौरी चौरा मैसेकर। बेसिकली उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक जगह है चौरी चौरा। यहाँ पे हमारे कुछ रेवोल्यूशनरीज ने, हमारे कुछ यंगस्टर्स ने अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी जिसमें कई सारे पुलिस वाले मारे गए थे, और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पुलिस वालों की जो डेथ हुई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गांधी जी के ऊपर दे दी गई, और उसके बाद उनको पनिशमेंट मिलता है फॉर 6 years, लाइक उनको इम्प्रिजनमेंट मिलता है 6 साल के लिए। उसके बाद आप देखते हैं कि एक नई पार्टी बनती है 1923 में जिसे कहते हैं स्वराज पार्टी,
हिंदुस्तान में ऑलरेडी दो बड़ी पार्टीज हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अब ये तीसरी पार्टी है स्वराज पार्टी। और किस तरह से ये पार्टी सी आर दास, मोतीलाल नेहरू और एनसी केलकर ने बनाई, किन सिचुएशंस में बनाई और किस तरह से इस पार्टी ने अपना रोल प्ले किया, वो सारी चीजें हम यहाँ देखते हैं। फिर 1924-25 में हमारे पास एक दूसरा सत्याग्रह आता है जिसे हम बोलते हैं वाइकॉम सत्याग्रह। फिर हमारे पास है 1927 में डिक्लेरेशन ऑफ द साइमन कमीशन। आपने कई सारी जो हमारी उस वक्त की मूवीज बनाई जाती हैं, उस टाइम पीरियड को दिखाने के लिए जो मूवीज बनाई जाती है, वहां पे कई बार आपने देखा होगा कि साइमन कमीशन का जिक्र होता है। गो बैक साइमन के नारे लगाते हुए आपको कुछ फिल्म सीन्स आपको देखने को मिलते हैं उन मूवीज में। 1928 में साइमन कमीशन हिंदुस्तान आता है। फिर इसी के रिजल्ट में एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसे नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं, और नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट ही जिन्नास 14 पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। और फिर हमारे पास एक सत्याग्रह आता है जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल लीड करते हैं, बारदोली सत्याग्रह। किसान सत्याग्रह था, पीजेंट सत्याग्रह था। देन वी हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, 1929 का लाहौर सेशन ऑफ आईएनसी, जहां पे हमारे नेहरू जी की लीडरशिप में हम डिमांड करते हैं पूर्ण स्वराज की। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आए हुए हैं और आपके पिछले 2 से 3 साल के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया कई बार। तो लाहौर सेशन ऑफ आईएनसी जहां पर नेहरू जी पूर्ण स्वराज की डिमांड कर रहे हैं, वो हमें यहां पर पढ़ने को मिलता है। फिर 1930 में देखिए दांडी मार्च, जिसे सॉल्ट मार्च या व्हाइट फ्लोइंग रिवर भी हम कहते हैं, वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। फिर हमारे पास है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और उसके बाद हमारे पास है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 1931 में आप देखते हैं गांधी इरविन पैक्ट। इरविन हमारे वायसरॉय हुआ करते थे, तो उनके और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट साइन होता है जिसे बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। देन वी हैव द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, फर्स्ट इन 1930, सेकंड इन 1931, whereas थर्ड वन कंडक्टेड इन 1932। तो इस तरीके से ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हमारी होती हैं कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में। 1931 में ही और 1931 में हमारा एक सेशन होता है, आईएनसी का एनुअल सेशन होता है जिसे बोलते हैं कराची सेशन, जहां पे पहली बार वी डिमांडेड द फंडामेंटल राइट्स फॉर इंडियंस एंड वी डिमांडेड अ नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम फॉर आवर कंट्री। फिर 1932 में हमारे पास आता है कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट जो अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में हुआ था, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो होती ही है। और इसी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का नतीजा है कि 1935 में एक एक्ट आता है जिसे बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मैं आप सबको बता दूं कि आज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का 75% कंटेंट हैज बीन बोरोड फ्रॉम दिस एक्ट ओनली। तो ये एक्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। 1940 में अगेन यहाँ पे 3 इवेंट्स हैं, जैसे अगस्त ऑफर। लॉर्ड लिनलिथगो जो हमारे वॉइसरॉय थे, उन्होंने हिंदुस्तानियों को, आईएनसी को एक ऑफर दिया था अगस्त के महीने में, देयरफॉर वी कॉल इट अगस्त ऑफर। देन वी हैव दी अनदर इवेंट जिसका नाम है डिमांड फॉर पाकिस्तान एज अ सेपरेट स्टेट। मोहम्मद अली जिन्ना ऑफिशियली पाकिस्तान की डिमांड करते हैं, एक इंडिपेंडेंट, एक सेपरेट नेशन की डिमांड करते हैं फॉर मुस्लिम्स। तो वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। और साथ ही साथ गांधी जी का अपना एक इंडिविजुअल सत्याग्रह होता है। क्यों होता है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। 1942 काफी इंपॉर्टेंट ईयर हो जाता है हमारे लिए, बिकॉज वी सी दैट अ मिशन केम टू इंडिया फ्रॉम ब्रिटेन जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। सर स्टेफर्ड क्रिप्स लेके आए थे। उसके बाद ही वी स्टार्टेड दी अनदर इंपॉर्टेंट मूवमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया जिसका नाम है द क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे फैक्ट्स इस मूवमेंट से निकल के आते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। फिर हमारे पास एक दूसरा इवेंट है 1944 का, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला। तो बेसिकली अपने हिंदुस्तान में जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक चल रहा था अपने हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में, उसको दूर करने के लिए यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एक फॉर्मूला सुझाते हैं, उसी को हम बोल रहे हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला। फिर 1945 में ब्रिटिशर्स की तरफ से एक थोड़े अच्छे इंसान आते हैं वायसरॉय बन के, लॉर्ड वेवल, और वो कोशिश करते हैं कि वो हिंदुस्तानियों को, जब तक उनका टेन्योर है तब तक वो कुछ अच्छा करके दें। तो उन्होंने एक प्लान बनाया जिसे बोलते हैं वेवल प्लान, और इसी वेवल प्लान को फर्दर डिस्कस करने के लिए ही कंडक्टेड अ कॉन्फ्रेंस इन शिमला।
तो वो शिमला कॉन्फ्रेंस भी हमें यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। 1946 में एक नेवल म्यूटिनी होती है, यानी एक विद्रोह होता है नेवी के सिपाहियों की तरफ से, और साथ ही साथ कैबिनेट मिशन प्लान आता है जिसका रिजल्ट होता है डायरेक्ट एक्शन डे। ये कैबिनेट मिशन प्लान ही है जिसके तहत हिंदुस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना के दिया हमें। फिर 1947 में हम देखते हैं कि एटलीज यानी सर क्लेमेंट एटली, जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, उन्होंने कुछ डिक्लेरेशन की थी, उसे हम बोलते हैं एटलीज डिक्लेरेशन। और उसी के तुरंत बाद लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि हमारे आखिरी वायसरॉय भी थे, उन्होंने भी एक प्लान बनाया था हमारी इंडिपेंडेंस के लिए, उसे बोलते हैं माउंटबेटन प्लान। और इसी माउंटबेटन प्लान को कई बार हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 भी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ना ज़रूरी है। और साथ ही साथ फिर हम देखते हैं 1947 में जो हम चाहते थे, जो पूरा हिंदुस्तान चाहता था, वो हुआ, इंडिपेंडेंस मिली हमें। पर दुख की बात ये रही कि हमें जो वो आज़ादी मिली वो हमें मिली विभाजन के साथ। वी गॉट दिस इंडिपेंडेंस विद पार्टीशन। इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्रीज के तौर पर यहाँ पर पार्टीशन आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ये तो हमारा सिलेबस हो गया मॉडर्न हिस्ट्री का। इन सारे इवेंट्स के पैरेलल कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो हम अपने कोर्स के दौरान करते हैं, और आप भी कुछ सोर्सेज में आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा, वहां से फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस, कैसे भूल सकते हैं हम उन्हें। उनका रोल हमारी आज़ादी में उतना ही है जितना किसी और फ्रीडम फाइटर का। इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज उनके द्वारा चलाई गई, उसको हम देखेंगे। और साथ ही साथ कुछ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे काकोरी एक्शन या फिर लाहौर कॉन्स्पिरेसी, उसके अलावा भगत सिंह और हमारे बटुकेश्वर दत्त का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फोड़ना। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखते हैं गदर पार्टी की कुछ एक्टिविटीज़ हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो इस तरह से ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस यहाँ पर कवर होता है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सारे इवेंट्स को कवर करते हैं, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री कोई ऐसा कोई बोरिंग सब्जेक्ट है नहीं। इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि आप इसको किस तरह से पढ़ते हैं। आप इसको एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, जो कि उसी तरीके से पढ़नी भी चाहिए ये, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और सारे के सारे इवेंट्स आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेंगे। पर अगर आप इसको एक बर्डन कंसीडर करके पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत परेशान कर देगी। तो इसीलिए इसका वेटेज हमारे हर एग्जाम में, जो भी आप गजेटेड ऑफिसर बनने के लिए एग्जाम्स देते हो, उन सारे एग्जाम्स में हिस्ट्री का वेटेज बहुत अच्छा खासा है, और आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते। तो बेटर है आप स्टोरी के फॉर्मेट में ही सही पर हिस्ट्री को पढ़ें, और जितने भी टॉपिक्स हमने यहाँ इस सिलेबस में देखे हैं, आपको एक एक टॉपिक, एक एक इवेंट पढ़ना होगा, तब जाके आप सारे क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। और ये ऑलरेडी काफ़ी सिलेक्टिव सिलेबस है, मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पे स्किप किया है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं थी। तो इसीलिए आप कंप्लीटली यहाँ पर ट्रस्ट कर सकते हो, सिलेबस को ट्रस्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि आने वाली कुछ वीडियोस में मैं आपको वो सारे के सारे ऑथेंटिक सोर्सेज बताऊंगा जहां से आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आप उन सोर्सेज को अगर फॉलो करेंगे डेडिकेटेडली, तो आपका एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। आप इस वीडियो को देखिए, इस सिलेबस को समझिए, ऑब्जर्व कीजिए, एनालाइज कीजिए, और फिर जो भी मैं सोर्सेज आपको कुछ अगले आने वाली वीडियोस में बताऊं, आप उनको प्लीज़ डेडिकेटेडली फॉलो करें। तो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।